Good morning and Jai Hind students. My dear kids, after completing Kingdom Planty, right now we are going to discuss about Kingdom Animalia. Children, as you know that we are following the classification proposed by R.H. Bitakar, that is five kingdom classification. And in five kingdom classification, the organisms are divided on the basis of cell wall, on the basis of body organization, the type of cell, that is prokaryotic or eukaryotic, and cell wall, the material of cell wall, that is chitin or cellulose or polypeptide and amino acid, or cell wall is absent as we have seen in Animalia. So children, in plants we have seen the chloroplasts are present, but in animal cells we know that chloroplasts are absent. So when Kingdom Animalia comes in our mind, then first thing which comes in our mind that animals are heterotrophs, animals are eukaryotic organisms, and animals are multicellular organisms. So if we define in Kingdom Animalia are animals, then animals are the multicellular यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके चिल्ड्रन, ये मल्टी सेलुलर भी होंगे और यूकैरियोटिक जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, एज वेल एज दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। इट मींस they cannot prepare their own food material by the process of photosynthesis because they don't have chlorophyll, children. Now if we discuss the criteria for the classification of Kingdom Animalia, so there are the 9 criteria, children. Body plan, number of germ layers, larval stages, absence and presence of coelom, segmentation, you are seeing here segmentation, then skeleton, that is the vertebral column, notochord. If notochord absent, then organisms are said to be as invertebrates, and if notochords are present, then organisms are said to be as vertebrates. तो skeleton हो गया। then appendages आप जानते हैं, आप पोरीफेरा में आप lateral appendages देखते हैं, नेरिस के अंदर पहली बार आया था बच्चों, आगे मैं बताऊंगा। एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री, तो सिमेट्री की बेसिस पर भी एसिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और लास्ट वन आप देख रहे हैं बच्चों, होमोलॉगस स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स, यह इवोल्यूशन का एविडेंस होता है बच्चों। बेसिकली होमोलॉगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स व्हिच हैविंग द सेम स्ट्रक्चर और ओरिजिन, जिसका स्ट्रक्चर और ओरिजिन तो सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। So homologous structures or organs are the basis of the divergent evolution. It demonstrate the divergent evolution. इस प्रकार बच्चों हम लोग किंगडम एनिमेलिया को बांटने के लिए यहाँ पे 9 क्राइटेरियाज देख रहे हैं। बॉडी प्लान, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, लार्वल स्टेज, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सीलोम, सेगमेंटेशन, स्केलेटन, अपेंडेजेज, सिमेट्री एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स। बॉडी प्लान की अगर बात करें बच्चों, तो बॉडी प्लान में हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, एक बॉडी प्लान होता है सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट प्लान पोरीफेरा में पाया जाता है, स्पंजेस के फैमिली में। यहाँ पे मल्टी सेलुलर तो होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, बट सेल्स आर नॉट कन्फाइंड विद इन टिश्यू, लेकिन सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू नहीं बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आप बॉडी प्लान में पहला मैंने बताया आपको सेल एग्रीगेट प्लान। दूसरा होता है बच्चों ब्लाइंड सैग प्लान, ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान का मतलब हो गया दे हैव अ सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेक्शन एज वेल एज इजेशन। बेस्ट एग्जांपल इज हाइड्रा, द फाइलम सिलेंट्रेटा। और तीसरा जो बॉडी प्लान है बच्चों, उसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान मींस बॉडी के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। लाइक एस्केरिस में भले ही हम बोलते हैं कि एस्केरिस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन फाइलम स्केल मेंथिस, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम इज पुअरली developed, but they have 2 openings, one for ingestion that is well known as mouth and another for ejection that is well known as anus। तो माउथ से एनस तक एलिमेंट्री कैनाल होगा बच्चों, तब उनको बोलेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। तो बॉडी प्लान के बेसिस पर हम लोगों ने 3 तरह का एनिमल समझा यहाँ पर, एक तो सेल एग्रीगेट प्लान, दूसरा ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान और तीसरा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। दूसरा क्राइटेरिया बच्चों आप देख रहे हैं नंबर ऑफ जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स की अगर बात करें तो एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के समय
एम्ब्रियो के ऊपर डिफरेंट जर्म लेयर्स बनते हैं। अगर दो जर्म लेयर बन रहे हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उनको बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। और अगर तीन जर्म लेयर बन रहे हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म भी, तब उनको बोलेंगे बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक। स्पंजेस की फैमिली पोरीफेरा और हाइड्रा की फैमिली सिलेंट्रेटा, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेस के ज्यादातर मेंबर आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलेंगे। हम लोग भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं बच्चों। यहाँ पर एम्ब्रियो के तीन जर्म लेयर्स का मतलब है एक्टोडर्म से हमारे हेयर्स, नेल्स और स्किन ओरिजिनेट होते हैं। हमारे बॉडी में जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वह मेसोडर्म से ओरिजिन होते हैं, और हमारे इंटरनल जो भी ऑर्गन्स हैं एंडोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। तो इन जर्म लेयर्स की बेसिस पर मैंने आपको बताया बच्चों कि ऑर्गेनिज्म्स आर डिवाइडेड इनटू डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक लार्वल स्टेज, एज यू नो, मेटामेरिज्म होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर, आप जानते हैं ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। जहां पे लार्वल स्टेज बनेगा बच्चों उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और जहां पे लार्वल नहीं बल्कि एक से हैच करके सीधे यंग वंश का डेवलपमेंट हो रहा है उसको बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे लार्वल स्टेजेस के बेसिस पे भी आप जानते हैं एनिमल्स का डिवीजन। इसके बाद लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ सीलोम। सीलोम मींस बॉडी कैविटी। अगर सीलोम है ही नहीं, दे आर सेड टू बी एज एसिलोमेट, लाइक अमीबा, लाइक स्पंजेज, लाइक हाइड्रा, ये सब एसिलोमेट के एग्जांपल हैं। लेकिन एस्केरिस के परिवार में बच्चों, एस्केहेलमिन्थेस फाइलम में पहली बार साइटोप्लाज्म एक फाल्स सिंसिशियल लेयर बनाते हैं। That's why phylum Eschelminthes is well known as pseudocoelomate। सीलोम के बेसिस पर Eschelminthes को pseudocoelomate कहा जाता है। pseudo मीन्स false या झूठा, तो false सीलोम बनता है Eschelminthes के फाइलम में। और इसके बाद आप देख रहे हैं बच्चों सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज वेल नोन एज मेटामेरिज्म। इसको मेटामेरिज्म कहा जाता है। एनिलिडा के फैमिली में सबसे पहली बार सेगमेंटेशन देखा गया, जहां पर जो है बॉडी इज डिवाइडेड इनटू डेफिनेट नंबर ऑफ सेगमेंट्स। सेगमेंटेशन और एनिलिड्स एक्चुअली ग्रीक वर्ड है बच्चों। एनिलिड्स का मतलब ही होता है सेगमेंटेड। तो सेगमेंटेशन is firstly found in phylum Annelida, that is the family of earthworm, that is Ferritima posthuma। स्केलेटन सिस्टम देख रहे हैं बच्चों आप, नोटोकॉर्ड के थ्रू वर्टिब्रल कॉलम बनता है। नोटोकॉर्ड अगर नहीं है तो इनवर्टिब्रेट्स, और अगर है तो वर्टिब्रेट्स। पोरीफेरा फाइलम से लेके बच्चों और इकाइनोडर्मेटा तक जो है उनको कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स, बिकॉज दे डोंट हैव नोटोकॉर्ड्स और वर्टिब्रल कॉलम, बट फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, apes and mammalia, they have vertebral column notochords, and they are said to be as vertebrates। Appendages here you are seeing children, first of all the lateral appendages have been seen in parapodia, in Nereis, the annelid, marine annelid Nereis, and the lateral appendages are well known as parapodia, parapodia। And here you are seeing in mollusca phylum, first of all the muscular legs are found। muscular legs are originated in phylum mollusca, in Pila globosa, and in Unioseptum, and mostly we see the muscular legs in octopus, that is the devilfish। And then here children we are seeing the absence and presence of symmetry। Symmetry is the phenomena through which an animal can be cut into two equal and identical halves through any plane of body। If there is no any plane, then they are said to be asymmetrical, as amoeba and sponges are asymmetrical। But the Coelenterata family, and Coelenterata and the larva of Echinodermata show the radial symmetry। Radial symmetry means through their central axis of body, their body can be divided into two equal and identical halves, whereas in bilateral symmetry the longitudinal axis of body, ऊपर से नीचे की तरफ, the longitudinal axis of body can divide the organism into two equal and identical halves। Best example is man। And last one is homologous structure or organs। As I have already told you students, that homologous organs are the evidence of evolution। So these are the 9 criteria for the classification of kingdom Animalia, and on the basis of these criteria animals are divided into two divisions, which are invertebrates and vertebrates। Invertebrates means in which notochords
are absent, notochord is absent, and vertebrates means in which notochord is present. Children, now we are seeing here the kingdom Animalia characteristic, the salient features. As I have already told you that animals are multicellular eukaryotic heterotrophs. यहाँ पर 3 पॉइंट में यही 3 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं. Heterotrophs, they can't prepare their own food. Eukaryotic nuclei is well developed and well organized and multicellular. Their body is confined within numerous cells. No cell wall. As we know that in animal cell wall is totally absent. No chloroplast. Chloroplasts are also absent. They are motile. Mostly plants are non-motile, but animals are motile and they are having sense organs. That's why they show they show the responses against stimuli. That is the change in environment or change in surrounding. Okay, my dear kids. So after discussing the criteria and characteristic features of kingdom animals, we have to just discuss the first phylum of kingdom Animalia, division invertebrate, that is phylum Porifera. So children, here we are seeing phylum Porifera. Porifera. Basically, these Porifera consisting two Greek words which are pores and fairy. Children, pores means minute holes and fairy means tube ears. As its name says, that porifers bear the minute pores throughout their body surfaces. इनके पूरे बॉडी सरफेस के ऊपर माइन्यूट पोर्स पाया जाता है बच्चों, इसीलिए इस परिवार का नाम रखा गया फाइलम पोरिफेरा. एंड कॉमनली दे आर वेरी वेल नोन एज स्पंजेज. कॉमनली इनको स्पंजेज कहा जाता है बच्चों. इनके मर जाने के बाद इनके स्केलेटन सिस्टम से ही स्पंज बनाए जाते हैं, जिसको हम नहाने के लिए बाथ स्पंज के रूप में यूज करते हैं, साथ ही एब्जॉर्बेंट के रूप में भी यूज करते हैं, और हमारे सोफे, रजाई और गद्दे में भी स्पंज भरे हुए नजर आते हैं. फोम और स्पंज which are just obtained from these sponges which are marine in nature, seashore पे पाए जाते हैं, and mostly they are marine in nature except few which are found in fresh water. And best example of freshwater sponge is spongilla. तो स्पंजिला यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के स्पंज, और ये नाना प्रकार के स्पंज फाइलम पोरिफेरा से बिलोंग करते हैं बच्चों, क्योंकि इनके पूरे शरीर पे माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं. नाउ सी द जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम पोरिफेरा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा. सेलुलर. See here children, cellular. I am just coming to porifera. First of all, see here. Cellular. Cellular level of organization without true tissue. Cellular level of organization यानी they are multicellular because we know that animals are multicellular. लेकिन cells confined होकर टिश्यू नहीं बनाते हैं, इसीलिए इनको पैराजोवंस कहा जाता है बच्चों. एडल्ट एग्जिबिट रेडियल सिमेट्री या एसिमेट्री. जनरली ये एसिमेट्री शो करते हैं, कुछ में रेडियल सिमेट्री भी शो होती है. और जो टोटीपोटेंट से, टोटीपोटेंसी का मतलब होता है बच्चों कैपेसिटी टू डिवाइड. The cells having capacity to divide, and such capacity is well known as totipotency, and such cells are said to be as totipotent cells. जो स्पंजेस के अंदर कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो टोटीपोटेंसी रखते हैं, उनको टोटीपोटेंट सेल कहा जाता है. एंड दे पॉजेज यूनिक फ्लैजिलेटेड सेल्स. देख रहे हैं बच्चों कोइनोसाइट सेल्स. बच्चों कोइनोसाइट सेल्स को कॉलर सेल्स भी कहा जाता है. ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और फ्लैजिला के थ्रू ये वाटर करेंट को अंदर की तरफ मेंटेन करते हैं, वाटर करेंट सिस्टम को, दैट इज वेल नोन एज कैनाल सिस्टम. और कोइनोसाइट सेल्स के थ्रू ही स्पंजेस फूड पार्टिकल्स को होल्ड अप भी करते हैं, पकड़ लेते हैं. आउटर एंड इनर सेल्स लेयर्स लैक अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. आउटर और इनर सेल लेयर्स में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है, और जबकि डिवाइड होते हैं वो एक नॉन सेलुलर लेयर से, दैट इज वेल नोन एज मेसोहिल, दैट कंटेन्स सम सेल्स एंड स्केलेटन मटेरियल. यह स्केलेटन मटेरियल जो बच्चों होता है, यह कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका के फॉर्म में होता है. अगर कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होगा तो उसको बोलेंगे कैल्केरियस, और अगर सिलिका के फॉर्म में होगा तो उसको बोलेंगे सिलिकेरियस. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मटेरियल्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका, sponges are divided into two groups which are calcareous and silicareous, and such cells which make the pseudoskeleton of sponges are well known as scleroplast.
ध्यान दीजिएगा, उसको बोलते हैं स्क्लेरोब्लास्ट। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द बॉडी कैरेक्टरिस्टिक, आराम आराम से हम लोग समझेंगे एक एक चीज को बच्चों, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एकदम इजी वे में हम लोग एक एक स्लाइड्स को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्क्लेरोब्लास्ट, स्क्लेरोब्लास्ट की बात हम लोग कर रहे थे बच्चों। ये यहाँ पर देखिए, फाइलम पोरीफेरा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड देन बॉडी प्लान, ये बॉडी कैरेक्टरिस्टिक। तो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें हम बच्चों, तो बेसिकली ऑस्टिया, ये रिवर्सिंग ऑस्टिया, द पोर्शन आउटर वॉल, छोटे छोटे पोर्स ऑस्टिया, इनके खुलने और बंद होने को पोरोसाइट सेल रेगुलेट करेंगे। आस्कुलम, ये एंटीरियर बॉडी एंड पर एक लार्जर पोर होता है, अभी आपको मैं स्पंज के डायग्राम में दिखाऊंगा भी, ये दैट इज आस्कुलम एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आस्कुलम is regulated by myocyte cells. Here you are seeing the coinocyte cells, which I have already told you, the collar cells maintaining the water current mechanism inside the sponge body, as well as they trap the food particles from the water current. Okay, यहाँ मैंने लिखा भी है also called as collar cell और amoebocyte cells that move around in sponge body to transport nutrient and waste. ये अमीबोसाइट सेल्स होते हैं सीडोपोडिया वाले, जो कि ट्रांसपोर्ट मटेरियल को स्पंज के बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को और अलग अलग प्रोडक्ट्स को। ओके चिल्ड्रन, सो आफ्टर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वी आर नाउ सीइंग हियर, आफ्टर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वी आर सीइंग हियर द कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम, तो कैनाल सिस्टम इज द पेक्यूलियर फीचर ऑफ स्पंजेस व्हिच अकर्स ओनली इन स्पंजेस। यह केवल स्पंज में होता है बच्चों, यह केवल पोरीफेरा परिवार में होता है और कहीं नहीं, ओनली इन पोरीफर्स। कैनाल सिस्टम इज द पेक्यूलियर फीचर। यहाँ देखिए, ये स्पंज की बॉडी है और अंदर की ये ओपन कैविटी दैट इज वेल नोन एज स्पंजोसील, ये स्पंज की कैविटी है, इसको स्पंजोसील कहा जाता है। और ये ऊपर एक लार्जर पोर दैट इज आस्कुलम, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ व्हिच इज रेगुलेटेड बाय मायोसाइट सेल्स एंड these minute pores on the body surfaces are said to be as ostia, यहाँ लिखा हुआ है ostia, and the opening and closing of ostia is regulated by porocyte cells। और अंदर की एक खुली कैविटी दैट इज वेल नोन एज स्पंजोसील। बच्चों, कैनाल सिस्टम के दौरान वाटर करंट यहाँ ऑस्टिया के थ्रू अंदर की तरफ आता है, सी वाटर इंटर्स इनसाइड द स्पंजोसील and along with sea water dissolved oxygen and several prey particles and food items also come inside the स्पंजोसील। यहाँ पर जो इनर बॉडी वाल है, इस पर कोइनोसाइट सेल्स लगे होते हैं बच्चों, इनको कॉलर सेल्स भी कहा जाता है। एंड दे ट्रैप द न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स थ्रू देयर फ्लैजिला, अपने फ्लैजिला से यह न्यूट्रिएंट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं और न्यूट्रिएंट पार्टिकल को ट्रैप करने के बाद न्यूट्रिएंट पार्टिकल को ट्रैप करने के बाद या यहाँ पर जो है फूड वैक्यूल्स होते हैं, बिकॉज दे आर होलो जोन्स आल्सो, तो फूड वैक्यूल्स होते हैं और फूड वैक्यूल्स के थ्रू ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं और डाइजेशन भी हो जाता है। और जब यहाँ पर आस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर निकल रहा होगा तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाते हैं इस तरीके से, और CO2 भी बाहर निकल जाता है। इन दिस वे रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन इज आर बीइंग अकम्प्लिश्ड। So, children, you are seeing that all the physiology of sponges are associated with canal system। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है बच्चों कि what will happen when we paste the wax on the sponge body। अगर स्पंज के बॉडी पर हम लोग वैक्स लगा दें तो क्या होगा? बट नेचुरल है कि स्पंज के बॉडी पे अगर हम वैक्स लगा दें तो इट विल डाई, तो स्पंज मर जाएगा, बिकॉज ऑल द फिजियोलॉजी, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ स्पंजेस विल बी ब्लॉक्ड, क्योंकि सी वाटर अंदर ही नहीं जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन और फूड मटेरियल अंदर ही नहीं जाएंगे, तो रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन सब कुछ रुका ही रह जाएगा। चिल्ड्रन, हियर वन मोर थिंग इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट along with water current here gametes also travel from one sponge body to another sponge body, because in sponges sexual reproduction takes place by means of fusion of gametes of opposite strains। और जो अपोजिट, क्योंकि मेल और फीमेल तो होता नहीं है, अभी आप जानते हैं मेल और फीमेल एस्केरिज के परिवार से सेक्सेस सेपरेट होते हैं, तो यहाँ हम बोलते हैं इन स्पंजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑफ अपोजिट स्ट्रेन्स। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जब अपोजिट स्ट्रेन के जाएंगे तो इसी वाटर करंट के थ्रू जाएंगे
और दूसरे स्पंज के बॉडी तक पहुंचेंगे और वहां पर जाकर उस स्पंज बॉडी के गैमेट को फ्यूज कर देंगे और जिससे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा. ओके, सो वी आर सीइंग हियर that along with all the metabolic activities or metabolism or physiology or life process, the reproduction is also associated with canal system. That's why we can say that all the metabolic activities or metabolism of sponges are associated with canal system. And if we just press the wax on its body, अगर हम इसके surface पे मोम लगा देंगे body surface पे, it will die. बच्चों यही करते हैं जो लोग स्पंज की ठेकेदारी करते हैं. वहां पे जब स्पंज का ऑर्डर आ जाता है तो वे स्पंज की बॉडी सरफेस पर मोम लगा देते हैं, वैक्स लगा देते हैं, जिससे इसकी फिजियोलॉजी रुक जाती है, यह आसानी से मर जाता है और मरने के बाद आसानी से सीशोर से इसको हटाकर, सबस्ट्रेटम से हटाकर ट्रकों पर लादकर फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है और जहाँ पे डिफरेंट काइंड के स्पंजेज बनाए जाते हैं. Okay, children. So we are seeing that all the physiology of sponges are associated with canal system. And here see the examples. Examples. If we talk about the examples of sponges, then basically we are seeing here the marine sponges, Saigon, Leucosylonia, and Euplectella. ये मरीन स्पंजेस है. ज्यादातर मैंने बताया आपको स्पंजेस मरीन ही होते हैं, और जबकि फ्रेश वाटर स्पंज का बेहतरीन एग्जांपल है स्पंजिला, जो कि फ्रेश वाटर स्पंज का एग्जांपल है. और ये देखिए बच्चों, अब हम लोग फाइलम पोरीफेरा के बाद एक परिवार और इनवर्टिब्रेट का डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फाइलम सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रॉन, सिलेंट्रॉन मीन्स कैविटी. ध्यान दीजिएगा, ग्रीक वर्ड सिलेंट्रॉन. सिलेंट्रॉन मीन्स कैविटी. यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है. पेट का कॉन्सेप्ट, स्टमक का कॉन्सेप्ट पहली बार आता है. दैट्स व्हाई दिस फाइलम इज वेल नोन एज फाइलम सिलेंट्रेटा. चिल्ड्रन, वन थिंग इज important to note that coelentrates are also known as cnidarians. इनको नाइडेरियंस भी कहा जाता है. इस फाइलम को नाइडेरिया, CNIDARIA, नाइडेरिया भी कहा जाता है बिकॉज दे हैव नीडोब्लास्ट सेल्स, क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट सेल्स होता है. दैट आर वेल नोन एज बैटरीज और निमेटोसिस्ट, थ्रू विच दे परफॉर्म ऑफेंस एंड डिफेंस. इनके अंदर बैटरीज या निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं इनके टेंटिकल्स के ऊपर. यहाँ पर आपको ये टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं बच्चों, एंटीनी या टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं, और इसी टेंटिकल्स के ऊपर बैटरीज या नीडोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं जो ऑफेंस और डिफेंस का काम करते हैं. प्रे आने पर यह चार्ज हो जाता है और प्रे को पकड़ के माउथ में ले जाता है, डिफेंस परफॉर्म करता है. लेकिन प्रेडेटर आ जाने पर यह सभी टेंटिकल्स को सिकोड़ कर मिमिक्री करता है और प्रेडेटर से इसकी रक्षा करता है, प्रिवेंट करता है. तो दैट्स व्हाई they perform offense and defense both. So children, now we shall discuss the characteristic feature of phylum Coelenterata. As you are seeing that it is also called as phylum Cnidaria. So children, we are seeing here that general character of Coelenterata. Coelentrates are metazoans. अभी तक देखिए स्पंजेस को हम लोगों ने देखा पैराजोन्स, और यहाँ पर मेटाजोन्स, क्योंकि दे आर मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड सेल्स आर कन्फाइंड विद इन टिश्यू. टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेल्स टिश्यू बनाते हैं. बॉडी के एक्सटर्नल सेल्स एपिडर्मिस और इंटरनल सेल्स गैस्ट्रोडर्मिस बनाते हैं. दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज मेटाजोन्स. एक्वेटिक होते हैं बच्चों, मोस्टली मेरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. बेस्ट एग्जांपल है फ्रेश वाटर में पाए जाने का हाइड्रा. बच्चों हाइड्रा इज द रिप्रेजेंटेटिव of family Coelenterata, phylum Coelenterata, and Hydra has 4 species which are Hydra viridissima, Hydra vulgaris, Hydra oligactis, and Hydra gangetica. But Hydra vulgaris is the most common species of Hydra, and it was recognized by Anton von Leeuwenhoek, Dutch cloth merchant and microbiologist who also discovered bacteria. Anton von Leeuwenhoek, he recognized Hydra also. And individuals are biradially symmetrical. Basically their larva, their adult show radial symmetry, and they have gastrovascular cavity. I have already told you gastrovascular cavity communicating to exterior by a mouth, because they show the body plan, that is blind sac body plan. That's why they have only one opening mouth for ingestion as well as for digestion. And acoelomate, it means they don't have any coelom.
तो अभी ये सिलोमेट चलेंगे, सिलिंड्रेटा परिवार है, इसमें सिलोम नहीं पाया जाता है बच्चों। और अब आप देखेंगे हाइड्रा, ये हाइड्रा का डायग्राम बच्चों, यहाँ टेंटिकल्स देख रहे हैं, ये 6 से लेकर 10 तक टेंटिकल्स होते हैं। और बाहर देखिए ये एपिडर्मिस और भीतर की तरफ ये गैस्ट्रोडर्मिस, और गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होने के कारण ही इस परिवार का नाम रखा गया सिलेंट्रेटा। और ये न्यूरॉन्स गैंग्लियन के फॉर्म में कुछ नर्व नेट्स बना रहे हैं, नर्व नेट के थ्रू ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पांस को शो करते हैं। और अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं आरिलिया, दैट इज जेलीफिश, इसी का एग्जांपल है, सिलेंट्रेटा का परिवार का एग्जांपल। और आरिलिया के बाद one more, here you are saying that all coelentrates contain a central cavity with only one opening. There are two general body forms found among coelentrates which are polyp and medusa. दो बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं। पहली तो ये कि all coelentrates contain a central cavity with opening one, only one opening. तो gastrointestinal cavity हम लोगों ने देखा माउथ की तरफ से खुल रहा था। और there are two general body forms फाउंड एमंग द सिलेंट्रेट्स विच आर पॉलिप एंड मेडुसा। ये पॉलिप और ये मेडुसा फॉर्म दिखाई दे रहा है बच्चों। पॉलिप फॉर्म जो है यह बडिंग शो करते हैं, पॉलिप फॉर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। स्मॉलर बर्ड्स आर अराइज्ड एट द पेरेंट बॉडी सरफेस एंड बर्ड्स गेट द नरिशमेंट फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी इटसेल्फ एंड enlarged being enlarged in size, and when favorable condition comes, then these birds get detached from the parent body and develop into new hydra, or you can say new offsprings. But in medusiform, they show the developed form, and in medusiform they perform the sexual reproduction by the fusion of gametes of opposite strains. So here hydra, or you can say coelentrates, so polymorphism or alternation of generation which are in the two form polyp and medusae. तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं आप कि सिलेंट्रेटा परिवार के मेंबर जिनको नाइटेरिया भी कहा जाता है, निडोप्लास्ट सेल्स पाए जाने के कारण इनके अंदर पॉलिप और मेडुसी या मेडुसा दो फॉर्म बॉडी के बन रहे हैं। पॉलिप जो कि वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और जबकि मेडुसी फॉर्म जो है यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। बच्चों हाइड्रा, हाइड्रा जो है एक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जबकि ज्यादातर सिलेंट्रेट्स जैसे कि आपने अभी पीछे देखा एग्जांपल आरिलिया का, जेलीफिश का, ये मेरीन होते हैं। एक एग्जांपल और इस परिवार का है बच्चों, दैट इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वार वेल नोन एज फाइसेलिया। इसी परिवार का मेंबर फाइसेलिया भी है। अभी मैं एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा बच्चों, ये देखिए फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, ध्यान दीजिएगा, इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है बच्चों, पुर्तगालियों का जहाज। जिस तरीके से वास्को डिगामा का जहाज होता था, कुछ उसी तरह की मिलती जुलती आकृति का फाइसेलिया, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वार और शिप ऑफ पोर्टुगीज, बिकॉज फाइसेलिया अपीयर्स लाइक द शिप ऑफ पोर्टुगीज, और यू कैन से शिप ऑफ वास्को डिगामा। तो फाइसेलिया एक्वेटिक है, बेसिकली मेरीन स्पीसीज है, समुद्र में पाई जाती है, सिलेंट्रेटा की जाति फाइसेलिया। इसी तरह आपने जेलीफिश भी देखा बच्चों, वह भी मेरीन है, और जबकि ओविलिया आल्सो मेरीन स्पीसीज ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। एंड I have already told you that this phylum is also known as phylum Cnidaria because they have nidoblast cell, and nidoblast cells are said to be as nematocysts or batteries. They perform offense and defense. हाइड्रा के पास जब कोई छोटा प्रे आता है तो यह चार्ज हो जाता है और प्रे को पकड़कर हाइड्रा के माउथ में ले आता है बच्चों, ऑफेंस का काम करता है। और जबकि हाइड्रा मीन्स किसी भी सिलेंट्रेट्स के लिए ऑफेंस का काम करता है। और जब कोई बड़ा प्रेडेटर आता है, इसे खतरे का आभास हो जाता है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिमॉन्स्ट्रेटेड द नर्व पॉकेट्स। तो नर्व पॉकेट्स होने की वजह से ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पांस भी शो करते हैं, और इन्हें पता चलता है कि प्रेडेटर आ चुका है, एंड देन दे बीइंग चार्ज्ड एंड जस्ट पुल द टेंटिकल्स, और ये सभी टेंटिकल्स या एंटीनी को पुल कर लेते हैं अंदर की तरफ और मिमिक्री करते हैं और छिप जाते हैं प्रेडेटर से, एंड इन दिस वे दे परफॉर्म डिफेंस आल्सो। So we are seeing here that nidoblast cells are associated with offense as well as defense, and that's why phylum Coelentrata is also named as phylum Cnidaria.
CNIDARIA। बच्चों यहाँ पे हम लोग डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, और डिफरेंट एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने अभी पीछे बात किया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का भी, कि सीरेन डेटा परिवार के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, दो लाइफ फॉर्म दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश किया हूँ। दिस वन इज पॉलिप एंड दिस वन इज मेड्यूसी। इन पॉलिप फॉर्म चिल्ड्रन यू आर सीइंग हियर द बड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। These are the external buds, देख रहे हैं आप बॉडी की फॉर्म में एक्सटर्नल बड्स अराइज हो रहे हैं, और एक्सटर्नल बड्स आर गेटिंग नरिशमेंट फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी itself, getting a large in size, and when favorable condition comes, then these buds get detached from the parent body and develops into new offsprings. Okay children, and here you are seeing the medusiform and reproductive tissues. In reproductive tissues the gametogenesis takes place, gametes are formed, but gametes are of opposite strains, and through water current gametes fuses, and the fusion of gametes of opposite strains takes place. That is considered as sexual reproduction. So these are the polyp and medusiform of hydra, and shown by silent traits, that is well known as alternation of generation. And children, here again I am demonstrating the polyp and medusiform, and these are the tentacles, 6 to 10 तक हाइड्रा में होते हैं, and these are act as antenna because निडोब्लास्ट सेल्स इसी टेंटिकल्स के ऊपर रहते हैं, क्योंकि वातावरण के परिवर्तनों को रिसीव करते हैं, और इसीलिए हाइड्रा जो है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पांस को शो कर पाता है। यहाँ देख रहे हैं बच्चों, चूंकि हाइड्रा मेटाजोन्स है, मल्टीसेलुलर एंड सेल्स आर कन्फाइंड विद इन टिश्यू, इसीलिए ये बाहर वाले सेल्स आपस में मिलकर एपिडर्मिस बनाते हैं, और जबकि भीतर वाले सेल्स आपस में मिलकर गैस्ट्रोडर्मिस बनाते हैं, और इसी गैस्ट्रोडर्मिस के होने की वजह से अंदर की कैविटी, दैट इज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। डोंट बी कंफ्यूज चिल्ड्रन, यहाँ पे कोई सीलोम वाली कैविटी नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है, बल्कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। गैस्ट्रोवैस्कुलर टिश्यू जो अंदर वाला है, यह एक ओपन एरिया बना रहा है स्टमक को रिजेंबल्स करने के लिए, that is gastrovascular cavity, and that's why this phylum is said to be a Coelenterata, because coelentron means cavity। और देखिए बच्चों, अभी ये डिप्लोब्लास्टिक है, ध्यान दीजिएगा, दे आर नॉट डिप्लोब्लास्टिक बॉडी एम्ब्रियो, in fact embryo consisting two germ layers which are ectoderm and endoderm। इसके बाद के परिवार से मेसोडर्म आएगा बच्चों, इसीलिए यहाँ पे बीच के जो टिश्यू है दैट इज वेल नोन एज मेसोग्लिया, नॉट मेसोडर्म। ध्यान दीजिएगा, नोट इट, दिस मिडिल टिश्यू between ectoderm and endoderm is not well known as mesoderm, this middle tissue is well known as mesoglia। इसको मेसोग्लिया कहा जाता है because hydra or you can say coelentrates are diploblastic children, diploblastic animals। So my dear kids, in this way we have discussed about the phylum Porifera and phylum Coelenterata in today's class। In the next class we shall discuss about phylum Platyhelminthes and phylum Eschelminthes। So prepare these phylums। Thank you very much।